क्वेश्चन है आपका, रूलर और कंपास की सहायता से खाली स्तंभ का कोण निर्माण करना संभव नहीं है। रूलर का मतलब होता है स्केल की बात कर रहा है, रूलर का मतलब क्या, स्केल, और कंपास आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो रूलर और कंपास, कुछ लोग उसे क्या कहते हैं, लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं, लंगड़ा प्रकार है या प्रकार जो भी है, तो कंपास होता है। तो रूलर मतलब स्केल और कंपास की सहायता से कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं, कौन सा कोण इसमें से नहीं बनाया जा सकता, 37.5, 40, 22.5, 67.5। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग कंपास और स्केल की मदद से कोण। तो आप लोग देखते होंगे कैसे बनाया जाता है, पहले एक लाइन खींच ली जाती है, स्केल और पेंसिल की मदद से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब आप कंपास लेंगे, कंपास में कोई भी एक दूरी भरेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक अपने मन से दूरी, यहाँ पे कंपास का नोक वाला पॉइंट रखिए, ठीक है, और यहाँ पे उसका पेंसिल वाला, और कोई भी एक दूरी भर करके ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, इस टाइप से घुमा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूरी आपने भरी थी ये वाली, जो चाप आपने लगाया है दूरी भर करके, उसको कम या ज्यादा नहीं करना है, एग्जैक्ट वही रहने देना। और जो आपका कंपास है उसका नोक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे नीचे, और एक ऐसे चाप लगा देंगे। फिर उसके बाद एक, अब उसका जो पॉइंट है, जो नोक है, उसको यहाँ पे रखेंगे, वही दूरी चेंज नहीं करना है, फिर एक और चाप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, दूसरा चाप लग जाएगा, और तीसरा चाप आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका चाप होता है ना, जैसा मैंने बताया, पहले दूरी भर के आपने घुमा लिया, तो जब ये पहला चाप लगाते हैं तो जो, अगर आप इसको इस पॉइंट से मिला करके देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनाएगा। मतलब जो हमने पहला चाप लगाया 60 अंश का कोण बनाया, दूसरा लगा देंगे तो 60 60 120, तीसरा लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 60 का बनेगा। अगर इस पर अगर हम सीधी लाइन खींच देते हैं तो हमें 90 डिग्री का अगर चाहिए होगा तो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 120 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 120 है, और सबके बीच में कितना है, इसके बीच में भी 60 डिग्री का एंगल, इसके बीच में भी 60 डिग्री का, इसके बीच में भी 60 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों एंगल का, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है ना, अगर इनका आधा करूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। 30 पे एक लाइन प्राप्त होगी, तो 60 है और 30 है कितना, 90 का हो जाएगा। इसलिए जब 90 डिग्री का बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का लंबार्धक मतलब इन दोनों को आधा आधा पे डिवाइड कर देते हैं। आधा आधा पे डिवाइड कैसे होता है, कंपास को यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी कंपास में, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर चाप लगाते हैं, फिर कंपास को इधर रखिए, सेम वही दूरी रहेगी, और एक इधर से चाप लगा देंगे। दोनों जहाँ पे कट करते हैं उस लाइन को ऐसे सीधे मिला देते हैं, ये यहाँ पे आके आपकी मिल जाती है। और ये जो कोण बनता है 90 का बनता है। क्यों? क्योंकि यह 60 डिग्री था और यह भी 60 था। जब हमने इन दोनों का आधा किया तो 60 का आधा कितना, 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 90, तो 90 का कोण बन जाता है। तो मतलब 90 डिग्री का कोण हम कंपास और स्केल की सहायता से बना सकते हैं। 60 का बना सकते हैं, 120 का, 180 का भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, 37.5 का बनेगा कि नहीं, आप यहाँ से चेक कीजिए। 37.5 का बनाना है ना, 37.5 का दुगुना कितना होगा, 2 5 10 को 0, 1 2 14 1 15, 1 2 3 6 1 7 75। 75 का कोण बनेगा या नहीं, 75 का आएगा तो देखिए यहाँ पे 90 है, 90 से पहले ही 75 आएगा, और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे क्या है 60 है और यहाँ पे 90 है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30 होगा, तभी तो 90 हुआ है। फिर यहाँ पे 30 जोड़ देते हैं तो 120 हो जाता है, तो 60 60 120 हो जाता है, ठीक है। तो 60 है, यहाँ पे 30 जुड़ा है तो 90 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ, तो 30 डिग्री हुआ। यहाँ से यहाँ तक अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री हुआ। अगर इसका आधा करना हो तो क्या करेंगे, मैंने बताया था, जिनका भी आधा करना होता है तो यहाँ पे कंपास रखते हैं और आधे से अधिक दूरी लेकर के एक इधर से चाप लगाइए, सेम वही दूरी ली हुई कंपास इधर रखिए और इधर से चाप लगाइए, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। हालांकि ठीक से नहीं मिल रहा होगा मुझसे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 30 था, जब हमने इसको आधा आधा बांट दिया तो मतलब 15 डिग्री इधर हो जाएगा और 15 डिग्री इधर भी हो जाएगा। हालांकि यहाँ से यहाँ जो ये वाला था, ये वाला जो है मैंने बताया था कितना है, ये 60 था, तो 60 और 15 डिग्री ये 75। अब इसका मतलब हम 75 का बना सकते हैं। अब उसके बाद हमें 37.5 का चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक 75 है, 60 था 15 जुड़ गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 75 है। अगर मैं इसका आधा करना चाहूँ तो आपको मालूम है आधा करने के क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, कंपास में आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक ऊपर चाप लगाएंगे, फिर इधर रख करके एक नीचे चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक 75 का आधा, तो 75 का आधा 37.5 होगा। इसका मतलब कंपास और रूल की मदद से हम 37.5 का एंगल बना सकते हैं। वैसे ही पूछ रहा है 40 का, तो देखिए 60 था, 60 का आधा करेंगे तो 30 बनेगा, ठीक है।
और 30 और 60 के बीच में फिर 30 फिर 15 45, मतलब 30 बन जा रहा है, 45 बन रहा है, 60 बन रहा है। आप ध्यान से सोचना कि भाई अगर मेरे पास ये चीज था, ऐसा ही है ना, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री वाला है, यहाँ पे पहुंचा तो 90 हो गया, यहाँ पे 120 होगा और यहाँ पे 180। तो अगर मैं इस 60 वाला मिला लेता हूँ, ठीक है, और हमें चाहिए कितना 40, तो 60 से पहले ही 40 आएगा। अगर मैं इन दोनों का आधा आधा बांट दूं तो कितना होगा, यहाँ पे एक लाइन जाएगी और ये हमारा वो एंगल बनेगा 30 का, ठीक है। अब 30 में हमें 10 चाहिए होगा, जबकि ऊपर कितना है, नीचे भी 30 और ऊपर भी 30, यहाँ से यहाँ 60 है तो यह भी 30 का, यह भी 30 का। अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो मुझे जो एंगल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 15 डिग्री का ऊपर, 15 डिग्री का नीचे, और नीचे वाला 30 है। तो 30 10 40 पास 45, मतलब यहाँ पे 30 होगा, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, लेकिन 40 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कंपास और रूल की मदद से 40 वाला नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जबकि जो सी है 22.5, 22.5 बनेगा या नहीं, तो देखिए 22.5 का दुगुना कितना होगा, 22.5 का दुगुना 2 5 10, 7 1 2 4 1 5 2 2 4 45। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि 45 का बनेगा या नहीं। तो देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। जो ये बीम लिखा हुआ है ना, इसे लेंथनिंग बार कहते हैं। दरअसल इसका जो पूरा नाम है, यहाँ पे 60 में बीम लिख दिया है, लेंथनिंग बार बोला जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है बड़े सर्कल खींचने के लिए, लार्ज सर्कल बनाने के लिए, बड़े वृत्त खींचने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। किस कंपास का उपयोग बड़े वृत्त खींचने के लिए, तो जो हमारा लेंथनिंग बार, या बार को हिंदी में बीम कहते हैं, वही चीज दे रखा है। लेंथनिंग बार को हिंदी में क्या कहते हैं, जो बार है सिर्फ बार वाला हिस्सा लिया है तो बार को हिंदी में बीम बोलते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है बड़ा कह रखा है, दरअसल ये कहना चाह रहा था लार्ज कंपास, एक ही दोनों वर्ड लिया नहीं, इसने आधा ही ले रखा है, ठीक है। लार्ज कंपास, लार्ज कंपास का यूज भी नॉर्मल सर्कल बनाने के लिए यूज किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए। कि बड़े वृत्त की बात किया था, इसलिए लेंथनिंग बार या कह लीजिए हिंदी में बीम, तो इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। चाप का मतलब है दरअसल यह बो इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, बो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बो इंस्ट्रूमेंट का जो यूज होता है वह अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 25 mm रेडियस वाले सर्कल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। लगभग 25 mm रेडियस वाले सर्कल के लिए बो इंस्ट्रूमेंट या बो को हिंदी में चाप कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। जो लास्ट वाला है इसका पूरा नाम ड्रॉप बो, ठीक है, सॉरी ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल या पेन, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। इसका यूज किया जाता है आइडेंटिकल सर्कल बनाने के लिए। किस लिए इसका यूज किया जाता है, आइडेंटिकल सर्कल बनाने के लिए। आइडेंटिकल सर्कल मतलब पहचान वाले सर्कल, ठीक है, वृत्त। जैसे किसी भी चीज का कह लीजिए, जैसे रिविट का होल दिखाना हो तो एक छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा ना, आइडेंटिकल स्मॉल सर्कल कह सकते हैं, छोटे सर्कल, ठीक है। कौन से, आइडेंटिकल स्मॉल सर्कल, मतलब पहचान दिखाने के लिए, निशान वाला कोई पहचान बनाने के लिए छोटे सर्कल जो बनाए जाते हैं वह ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल या पेन वाले से बनाया जाता है, जिसको ड्रॉप यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका रिविट होल को जैसे आपको दिखाना हो, ठीक है, या फिर ड्रिल्ड होल को दिखाना हो, रिम्ड होल को दिखाना हो, तो इस टाइप के जो छोटे होल, ये आइडेंटिकल वाला कि जहाँ पे छोटा सर्कल बनाओ, इसे आप देखिए पहचान जाएंगे कि यहाँ पे ड्रिलिंग करना है। छोटा सा सर्कल बना होगा जिसे देखिए पहचानेंगे कि यहाँ पे रिमिंग करना है या रिवीट का होल है। तो आइडेंटिकल मतलब एक पहचान बताने वाले सर्कल हो गए। जो छोटे सर्कल होते हैं, स्मॉल सर्कल होते हैं, उसको बनाया जाता है ड्रॉप के द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि स्मॉल सर्कल बनाने के लिए तो ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल या ड्रॉप लिखा रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लार्ज के लिए लेंथनिंग बार या बार दिया होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे कह रहा है ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए, मतलब जो ड्राइंग शीट पर जो लेटरिंग की जाती है, लेटरिंग मतलब अक्षरण जो लिखा जाता है वह कैसे होना चाहिए। कह रहा है एक वाक्य में केवल प्रथम और बड़े अक्षर में होने चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई एक सेंटेंस, कोई एक वाक्य लिखा गया है तो उसमें केवल प्रथम और बड़े अक्षर में हो। ये ड्राइंग की बात कर रहा है। छोटे अक्षर में सभी वर्णमाला, या तो सभी वर्णमाला जो हम लिख रहे हो सभी को छोटे में लिखें, या एक वाक्य में केवल बड़े अक्षरों में संक्षिप्त अक्षर। संक्षिप्त अक्षर का मतलब होता है जो मेन उसमें संक्षिप्त वाले वर्ड हैं
जो उसको पहचान वाले हैं तो उसको सिर्फ हम केवल कैपिटल में लिखेंगे। या लास्ट कह रहा है बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला, कि पूरे वर्णमाला को ही, पूरे सेंटेंस को ही बड़े कैपिटल लेटर में लिख दे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग में जो हम लेटर यूज करते हैं जनरली नॉर्मली कहीं भी लिखना होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। उसमें सेंटेंस भी ड्राइंग में लिखने के लिए आता है, कोई वाक्य लिखने के लिए आ जाता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अक्सर एग्जाम में ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, आपको दे देगा, लिखेगा कि इसे जो है आप वर्टिकल लेटर में लिखिए, उसकी हाइट वगैरह दे देगा कि इसने हाइट में लिखिए। तो हम सारे वर्ड को, सारे सेंटेंस को ही कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि सब सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला, मतलब पूरे सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें जो फिगर है मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। आपके क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा, क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा कि ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान, या मिनी ड्राफ्टर होता है, ठीक है। यह वाला जो हिस्सा है इसको ड्राइंग बोर्ड में, जिसपे ड्राइंग शीट को रख करके बनाते हैं, वो बोर्ड होता है, उसमें इस वाले हिस्से को टाइट कर देते हैं और इसको आगे पीछे करके हम अपना यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर से ड्राइंग बनाना बहुत आसान होता है। यह जो आपको स्केल दे रखी है यहाँ पे टाइट कर देंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, इसको लूज करके किधर भी घुमा सकते हैं। पैरेलल लाइन खींचना बहुत आसान होता है, इसको टाइट कर दीजिए एकदम सीधा रहेगा, फटाफट पैरेलल लाइन खींचते जाइए, मतलब इससे ड्राइंग बनाना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में पूछता है कि ड्राफ्टर के परेशान के दौरान, ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर की दो भुजाएं होती है। ड्राफ्टर में दो भुजाएं दिख रही है ना, ये जो मिनी ड्राफ्टर इसकी दो भुजाएं, वो कितने डिग्री पर होती हैं? 45, 90, 180, 270। आपके सामने देखिए मिनी ड्राफ्टर है और इसकी जो दोनों भुजाएं आपस में कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। इसीलिए मैंने फिगर दिखाया जिससे कि आपको याद रहेगा। आपको मिनी ड्राफ्टर का जब नाम लेगा आपके दिमाग में तुरंत फिगर आ जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि भाई इसको दोनों भुजाएं 90 डिग्री पर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कंपास का उपयोग छोटे आकार वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बार लिखा हुआ है लेंथनिंग बार होता है, जो लार्ज सर्कल के लिए यूज किया जाता है। बड़े लिखा हुआ है या लार्ज कंपास होता है जो हमारा नॉर्मल सर्कल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो चाप लिखा हुआ है इसको बो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि लगभग 25 mm रेडियस वाले सर्कल के लिए यूज किया जाता है। जो लास्ट में था मैंने इसका नाम बताया था आपको, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल, इसका ही यूज किया जाता है किस लिए? स्मॉल आइडेंटिकल जो हमारे चिन्ह होते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। स्मॉल आइडेंटिकल सर्कल बनाने के लिए, जैसे रिविट होल वगैरह। तो छोटे सर्कल बनाने के लिए किसका यूज हो रहा था? ड्रॉप वाला यूज हो रहा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंसिल लीड सबसे कठोर होता है? देखिए पेंसिल जो लीड होती है ना उसकी अलग अलग पेंसिल आती है, वह ग्रेड में बटी हुई होती है, हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड और मीडियम वाले में, ठीक है। मीडियम हार्ड होता है, मीडियम सॉफ्ट होता है। तो जो भी हमारे मार्केट में पेंसिल जनरली हम नॉर्मल जो यूज करते हैं उस पर देखोगे तो ग्रेडिंग HB लिखी होती है। क्या लिखा होता है? HB, ठीक है। तो हमारी पेंसिल कई ग्रेड में होती है, उनके सॉफ्टनेस और हार्डनेस के आधार पर बटी हुई होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमारी जो ग्रेड है आपकी सॉफ्ट ग्रेड और हार्ड ग्रेड होता है। कौन सा? सॉफ्ट ग्रेड और हार्ड ग्रेड, ठीक है। तो जो हमारी पेंसिल होती है 2B से लेकर के 7B तक, मतलब 2B, 3B, 4B, 5B, 6B जो भी इसके बीच में आएंगे वो सब सॉफ्ट ग्रेड में आते हैं। हार्ड ग्रेड में 4S से लेकर के 9S तक, मतलब 4S, 5S, 6S, 7, 8 जो भी इनके बीच में आएंगे वो सब हार्ड ग्रेड में आते हैं। देखिए हार्ड ग्रेड वाला आसान है ना, H लगा हुआ है इसका मतलब हार्ड ग्रेड। अगर B लगा रहेगा तो सॉफ्ट, उसको आपको ध्यान रखना। तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो H लगा हुआ मतलब हार्ड ग्रेड को दिखाएगा, B लगा होगा तो वह सॉफ्ट ग्रेड को दिखाएगा, ठीक है। इसी में आपका मीडियम सॉफ्ट और मीडियम हार्ड भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मीडियम सॉफ्ट और मीडियम हार्ड। तो जो मीडियम सॉफ्ट होता है HB पेंसिल जो मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज होती है HB, ठीक है। तो इसमें देखिए H मतलब हार्ड वाला हो गया और B मतलब सॉफ्ट वाला हो गया। तो H और B दोनों मिला हुआ है ना, हार्ड और सॉफ्ट दोनों मिला हुआ है, इसलिए इसको मीडियम सॉफ्ट बोलते हैं। HB पेंसिल को मीडियम सॉफ्ट बोला जाता है। मीडियम हार्ड में कौन सा आता है? तो मीडियम हार्ड में H ग्रेड वाली पेंसिल आती है। कौन सी? H ग्रेड वाली, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा शार्प पेंसिल कौन सी ग्रेड वाली, या सबसे अधिक हार्ड ग्रेड वाली कौन सी पेंसिल है? तो जो इसमें लास्ट में क्या है 7B है ना, तो 7B सबसे अधिक सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है। और सबसे अधिक हार्ड ग्रेड की, तो हार्ड में जो सबसे अधिक वाला 9H सबसे अधिक हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। तो ये ध्यान रखना है ना, हार्ड वाले में 9H सबसे हार्ड और सॉफ्ट वाले में 7B सबसे सॉफ्ट।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये जो निम्नलिखित ग्रेडिंग दी हुई है इनमें से कौन सा सबसे कठोर है। तो देखिए एचबी किस में है, एचबी हमारा मीडियम सॉफ्ट है, तो ये तो सॉफ्ट में आ गया ना, कोई भी हो मीडियम या कुछ भी, सॉफ्ट लगा हुआ है तो मतलब ये सॉफ्ट के अंतर्गत आ गया। बी वाला मैंने बताया था, बी वाला क्या होता है, बी की जो ग्रेडिंग होती है सॉफ्ट के अंतर्गत आती है, तो यह भी सॉफ्ट में आ जाएगा। एच बच गया, एच हमारा मीडियम हार्ड होता है, कोई सा भी हो लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, एच वाला है, तो मैंने बताया था एच से हार्ड, तो यह हार्ड वाला होता है। तो इनमें से सबसे अधिक हार्ड कौन सा होगा, तो भाई बी सॉफ्ट वाला है, एच भी सॉफ्ट वाला है, तो एच ही तो बचा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि यह हमारा सबसे इनमें से सबसे कठोर ग्रेड है, हार्ड ग्रेड है। ठीक है, यह वाला ग्रेड नहीं होता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे, इन सब चीजों को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें भी जो फिगर है मैंने अलग से ले रखा है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन सिर्फ आएगा, फिगर मैंने आपको समझने के लिए लिया हुआ है। जैसे बोला हुआ किसी दी गई रेखा से कोण बनाने के लिए, किसी दी गई रेखा से हमें अगर एंगल बनाना है, कोण बनाना है, तो उच्च सटीकता के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए आपको चाँदा पर कौन से निशान संरेखित करने चाहिए, मतलब चाँदा पर कौन से निशान हम एक सीध में रखते हैं, संरेखित का मतलब अलाइन करना, एक सीध में रखना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि केवल केंद्र निशान और जीरो निशान, केंद्र का मतलब जो यहाँ पे सेंटर निशान हो गया, और इधर जीरो निशान हो गया, 180 हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल जीरो डिग्री और 180, केवल जीरो वाला और 180 वाला एक सीध में रखते हैं। तीसरा कह रहा है 0 डिग्री, 180 डिग्री और केंद्र निशान, कि 0 डिग्री वाला, 180 वाला और केंद्र निशान तीनों एक सीध में रखते हैं। लास्ट कह रहा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ हो गया, 90 डिग्री तो अलग हो गया ना, 180 अलग हो गया, सेंटर निशान यहाँ पे हो गया। तो आप देखते होंगे कभी भी हमें एंगल बनाना होता है, मान लीजिए हमें कोई लाइन दी हुई है, यह लाइन दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, जब कंपास उठा करके इस पे रखते हैं तो ध्यान रखते हैं कि यह वाला जो लाइन है इसकी बिल्कुल सीध में हो, मतलब 180 वाला, और इधर अगर मान लेते हैं हम 0, ठीक है, इधर सोचते हैं कि 0 वाला जो लाइन है यह बिल्कुल इसके सीध में हो। लास्ट में जो बीच में हम पॉइंट लिए होते हैं जहाँ एंगल बनाना होता है, वहां पे हम इसके सेंटर को रखते हैं, जो यहाँ पे सेंटर निशान है जो कट कर रहा होता है, कि वो सेंटर वाला बिल्कुल यहाँ पे सीध में हो। तो हम चांदा जब भी रख करके कोई एंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 180 वाला निशान है वह इस सीध में हो, 0 वाला निशान बीसी लाइन के सीध में हो, और सेंटर निशान बिल्कुल सेंटर पे हो। तुम तीनों को ध्यान में रखते हैं, किसको, 0 वाले को, सेंटर निशान को, और 180 को। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है 0 डिग्री, 180 डिग्री और केंद्र निशान, यह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समांतर रेखाएं की सहायता से खींचा जा सकता है। मिनी ड्राफ्टर मैंने आपको पीछे दिखाया था कि उससे समांतर रेखाएं खींचना बहुत आसान था। एक जगह टाइट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ाते जाइए, पैरेलल लाइन बिल्कुल आसानी से खींच लेंगे। टी स्क्वायर क्या होता है, तो आपका ऐसे होता है, टी जैसा बना होता है, इस टाइप से लकड़ी का ही बना होता है, और इसमें एक ऐसे ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इसको स्टॉक बोलते हैं और इसको ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, यह अलग अलग ग्रेड में आता है, T0, T1, T2, T3, ऐसे 4 ग्रेड में पाया जाता है। जो T0 की लंबाई होती है, ब्लेड वाली लंबाई दी होती है, ठीक है, वह लंबाई 1500 mm होती है, जबकि T1 की आपकी 1000 होती है, T2 की आपकी 700 mm लंबाई होती है, T3 की आपकी 500 होती है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेड में अलग अलग लंबाई के ब्लेड वाले हमारे टी स्क्वायर मिलते हैं। तो टी स्क्वायर से भी हम आसानी से समांतर लाइन, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, कि टी स्क्वायर ऐसे बना होता है और ड्राइंग बोर्ड होता है इस टाइप से चौकोर स्क्वायर में। तो ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट लगाने के बाद टी स्क्वायर का जो एज है, इसका जो स्टॉक है, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और इस पे एक लाइन यहाँ खींच दिया, फिर थोड़ा स्लाइड करके खींच दिया, फिर नीचे स्लाइड करके खींच दिया। तो इस तरह से पैरेलल लाइन बहुत ही आसानी से टी स्क्वायर की मदद से खींचा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, या टी स्क्वायर की मदद से बिल्कुल आसानी से खींच सकते हैं। वैसे ही सेट स्क्वायर का जोड़ा जो आता है, पेयर आता है, सेट स्क्वायर हमारा सेट स्क्वायर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, दो आते हैं हमारे, एक ही जो होता है इसमें ये भी 45 डिग्री एंगल होता है, यह भी 45 डिग्री होता है, और ये वाला 90 डिग्री होता है इसको। ठीक है, तो ये सेट स्क्वायर हो गया हमारा। और एक और दोनों पेयर में रहते हैं, लिखा है ना, सेट स्क्वायर का जोड़ा। तो सेट स्क्वायर हमारा पेयर में होता है, एक ये 45-45-90 वाला होता है, और एक 60-30-90 वाला होता है। ठीक है, उसका एंगल क्या होगा, जैसे हुआ भी सेट स्क्वायर इसी टाइप से होगा, लेकिन एक एंगल इसका मान लीजिए 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला 60 डिग्री होगा, और एक जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 60-30-90। ठीक है, सॉरी,
एक तो 90 डिग्री रहेगा ही ये दोनों, फिर बाकी जो होगा एक पे या 60 डिग्री वाला होगा और एक पे 30 डिग्री वाला होगा, मतलब या 30 डिग्री का मान लीजिए या 60 डिग्री का और या 90 का। तो जो 60 30 90 वाला होता है और एक 45 45 90 का, ऐसे दो हमारे पेयर में सेट स्क्वायर मिलते हैं और इन दोनों की भी मदद से बिल्कुल आसानी से समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो मतलब इन तीनों की मदद से मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, तीनों की मदद से हम जो है खींच सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक्स वाई रेखा पर एक दिए गए बिंदु P से एक लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताइए जहां कंपास के नीडल को पहले रखा जाना चाहिए। कि सबसे पहले कहां रखा जाएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए तब आप आंसर सही दे पाएंगे। कह रहा है कि एक एक्स वाई रेखा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक एक्स वाई, मान लिया हमने रेखा है एक्स और वाई, एक एक्स वाई रेखा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एक्स वाई रेखा पर एक दिए गए बिंदु P से, एक्स वाई रेखा पर क्या कर लीजिए, मान लीजिए कोई भी बिंदु मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बिंदु हमारा यहाँ पे P है। तो एक्स वाई रेखा पर एक दिया गया बिंदु P है, P से एक लंब खींचने के लिए, P पे क्या डालना, हमें एक लंब डालना है। लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताइए जहां कंपास के नीडल को पहले रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा कि एक एक्स वाई रेखा है, इस पर हमने एक बिंदु P ले लिया है और अब हमें कह रहे हैं कि इस बिंदु P पे एक लंब डालिए। तो इसके लिए जो हमारा कंपास होगा सबसे पहले हम उसकी नोक जो है वो कहाँ रखेंगे, ऑप्शन दिया है बिंदु P पर रखेंगे, एक्स वाई के साथ किसी सुविधाजनक बिंदु पर रखेंगे, बिंदु एक्स या वाई पर रख देंगे, मतलब या बिंदु एक्स पर रख लीजिए या बिंदु वाई पर रख लीजिए। और कह रहा पी एक्स और पी वाई के मध्य बिंदु के निकट, पी एक्स और पी वाई के मध्य बिंदु के निकट कहीं रख लेंगे। इतने ऑप्शन है आपके पास। तो ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ हमें नॉर्मल कह रहा होता कि एक एक्स वाई रेखा दी गई होती, क्या दी गई होती, एक्स वाई रेखा दी गई होती, और हमें इसका क्या करना होता, इसको लंब डालना होता, इसका लंबार्धक करना होता, इसको दो भागों में बांटना होता, तब क्या करते हैं, तब हमारा जो भाई कंपास है उसको चाहे हम एक्स चाहे वाई किधर भी साइड पे रखते हैं और आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर और एक नीचे चांप लगाते हैं, ऐसे इधर रख करके एक ऊपर और एक नीचे चांप लगाते हैं और इसको मिला देते तो लंब भी हो जाता और लंबार्धक भी हो जाता, ठीक है। लेकिन कब जब यह कहता कि एक्स वाई को लंबार्धक कीजिए, कोई पॉइंट नहीं दिया होता, तब तो हम बिंदु एक्स पे चाहे पहले कंपास रखते हैं या बिंदु वाई किसी पर भी पहले रख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, सी वाला, बिंदु एक्स या वाई पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई पर बिंदु P दिया हुआ है और हमें उसी पे लंब डालना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम अपने कंपास को बिंदु P पे रखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कंपास को कहाँ रखा जाता है, बिंदु P पर रखेंगे, एक और एक दूरी ले लेंगे, चाहे x के साइड वाली चाहे y के साइड वाली, जो छोटी हो। भाई बिंदु P एकदम एग्जैक्ट बीच में होगा नहीं, चाहे इधर उधर जितना जहां भी हो, तो जिधर लंबाई छोटी है या इसकी पूरी लंबाई लीजिए या कम भी ले सकते हैं। एक अपने कंपास में दूरी ले लीजिए, एक अंदाजे से कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, उससे इधर कट लगा दीजिए और इधर सेम रहेगा। एक दूरी भरी है, वही निशान इधर भी लगाइए और इधर भी लगाइए। अब क्या हुआ, बिंदु P जो है दोनों निशानों से बराबर दूरी पर हो गया ना, बिंदु P दोनों निशानों से बराबर दूरी पर हो गया। अगर अब हम इस दूरी का लंबार्धक करें इन दोनों का, तो यह क्या होगा, क्योंकि बिंदु P दोनों से बराबर दूरी पे मतलब सेंटर पे है, तो इसका लंबार्धक करने का मतलब है हमें सेंटर में लाइन प्राप्त होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बिंदु P पे। तब अब आसान होगा। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, कंपास का जो नोक है बिंदु P पे रखा और एक दूरी लेकर के वही निशान इधर भी लगाया और इधर भी लगाया। अब क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, इस वाले पे रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर चांप लगा देंगे। अब उसी वही दूरी लिए हुए कंपास का नोक यहाँ रखेंगे और एक और चांप लगा देंगे और इसको यहाँ से यहाँ खींच देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु P पे लंब हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले बिंदु P पे कंपास का नोक रखा था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि सबसे पहले कहाँ रखते हैं, बिंदु P पर रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूँ, ऑप्शन बताता चला जाऊंगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन वाला करना है तो मैंने आंसर की भी दे रखा है, आप वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए globalit.org से और आप अपना देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा क्लियर बता रहा हूँ कि कैसे करना है, जिससे कि आपको चीजें याद रहें और आपको रटना ना पड़े। ठीक है, लास्ट कह रहा है एक ड्राइंग यंत्र सेट में आमतौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं। ड्राइंग यंत्र सेट मतलब जो ड्राइंग बॉक्स होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है भाई, चांप कंपास, हाँ कंपास होता है, डिवाइडर होता है, अतिरिक्त लीड होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, लाइनर होता है, लेकिन उसमें स्केल नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि उस यंत्र सेट में क्या नहीं होता है, को छोड़कर सभी होते हैं ना, तो क्या नहीं होता है, तो वो स्केल नहीं होती। उसमें आपका लार्ज कंपास होता है, डिवाइडर होता है, जो बो वाला बताया था मैंने वो भी होता है, अतिरिक्त लीड भी होती है, लाइनर होता है, लेकिन स्केल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बाकी आप लोग में जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।